वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा 50 दिन का क्रैश कोर्स है उसकी हम आज 8वें दिन की क्लास को कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आर्मी के लिए एक स्पेशल बैच हमने यहां पर शुरू किया है, 50 दिन का क्रैश कोर्स। इस 50 दिन के क्रैश कोर्स के माध्यम से आपका जो पूरा सिलेबस है आर्मी के एग्जाम का, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से हम 50 दिन में कवर कर जाएंगे। आज हमारी ये जीएस की 8वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको भारतीय संविधान से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से देखने को मिलेंगे, और साथ में ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे पिछले वर्ष पूछे गए थे संविधान से, वो भी हम आज ही की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो देखिए, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था 1773 में। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो वॉरेन हेस्टिंग था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, उसकी नियुक्ति होती है, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कोलकाता के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है। आपको क्वेश्चन आता है, भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब और कहां स्थापित हुआ था? 1774 में कलकत्ता में हुआ था, इस 1773 के एक्ट के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए, मॉर्ले मिंटो सुधार, इस अधिनियम को पारित किया गया था 1909 में। इस अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, और इसी अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ठीक है। जो मॉर्ले था उस समय भारत सचिव था, और जो मिंटो था ये उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है। इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। यह सुधार को लेकर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आता है, भारत में अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत करी? वो करी थी इसी अधिनियम के तहत, मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत, ठीक है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित करी गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा थी जिसने हमारा संविधान बनाया, इसका गठन किसके आधार पर होता है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब करी गई थी? तो संविधान सभा किसके आधार पर करी गई, यानी इसको गठन करने का आधार क्या था? तो आपने कहा कैबिनेट मिशन। इसको गठित कब किया गया? 1946 में। डेट सहित याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा अस्तित्व में आई थी, ठीक है। इसके लिए चुनाव जो हुए थे वो जुलाई अगस्त में हुए थे, ठीक है। संविधान सभा के लिए इलेक्शंस हुए थे, और ये इलेक्शन जुलाई अगस्त में हुए थे। जब रिजल्ट आ गए, उसके बाद जब ये सारे लोग बैठे एक साथ, तो पहली जो मीटिंग हुई उसी को संविधान सभा के गठन की डेट माना जाता है, ठीक है। तो 9 दिसंबर को इनकी पहली बैठक हुई थी। अगला, संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो पहला सत्र यानी जब इनकी पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसी तिथि को माना जाता है इसका गठन। अगर पूछेगा चुनाव कब हुए थे इसके लिए, तब आप कहेंगे जुलाई अगस्त 1946, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर को, उस समय कोई अध्यक्ष नहीं था, एक टेम्पररी अध्यक्ष यहां पर बनाना था। फ्रांस में एक व्यवस्था थी कि जब भी नया सत्र शुरू होता है, उस सभा का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, टेम्पररी अध्यक्ष। तो फ्रांस से हमने इन चीजों को उधार लिया, और संविधान सभा का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, सबसे अनुभवी व्यक्ति था, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन टेम्पररी अध्यक्ष, ठीक है। तो हमारी संविधान सभा के टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? देखिए, 3 डेट आपको याद करनी, एक रखनी है 9 दिसंबर की, एक रखनी है 11 दिसंबर की, और एक रखनी है 13 दिसंबर की। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बना दिया गया।
11 तारीख को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप राजेंद्र प्रसाद का नाम लेंगे। लेकिन अगर वो टेम्पररी अध्यक्ष का पूछे तो आप सच्चिदानंद सिन्हा का नाम बताएंगे। ठीक है। 13 तारीख को क्या हुआ? 13 तारीख को जब परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए गए, 13 तारीख को इस संविधान सभा की एक और बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, और इस बैठक में संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी कि इनका क्या उद्देश्य है, उसे संविधान सभा में रखा गया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर को, और यह रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये थे BN राव। ठीक है। इन्हीं के द्वारा हमारे संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, और जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, जो फॉर्मेट इन्होंने बनाया था संविधान का, उस पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसे कहा गया प्रारूप समिति। और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का हमारा प्रारूप, पहला प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने। ये कौन है? संवैधानिक सलाहकार। लेकिन संविधान का जनक किसको माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। क्यों माना जाता है? देखिए, BN राव ने पहला प्रारूप तैयार किया था, जैसा मैंने आपको कहा। इस पर चर्चा करने के लिए, इसको और अच्छा बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे कहा गया प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारा जो आज का संविधान है उसे बनाया, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इनको संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। लेकिन इस दिन इसे केवल अपनाया गया, अंगीकार किया गया, लेकिन लागू इसे 26 जनवरी को किया गया। अब 26 जनवरी की डेट को क्यों चुना गया था? क्योंकि आप जानते हैं 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कांग्रेस 1930 से लेकर 1947 तक उन 26 जनवरी को ही आज़ादी का दिन मानती थी, लेकिन देश 15 अगस्त को आज़ाद हो गया। तो इस डेट का महत्व बना रहे, इसलिए उन्होंने इसे संविधान लागू करने की डेट के रूप में चुना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथकीकरण। देखिए, हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है। कितने वर्गों में बांटा जाता है? नॉर्मली जो संसदीय व्यवस्था होती है, जहां पर डेमोक्रेसी होती है, वहां पर शक्तियों का विभाजन 3 रूप में किया जाता है, जिनको हम 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका, और एक होती है न्यायपालिका। जो विधायिका होती है, यहां पर कानून बनाए जाते हैं। देश में क्या कानून होगा, कौन कौन से कानून होंगे, जो सारे नियम वगैरह बनते हैं वो विधायिका में बनते हैं। ठीक है। भारत में विधायिका में कौन कौन आ गए आपके? लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे हमारी विधायिका में आ गई। राज्यों की विधानसभा वो सब इसमें आ गई। ठीक है। कार्यपालिका में वो आते हैं जो इनके द्वारा जो कानून बनाए होते हैं उनको फॉलो करवाती है, उनको इंप्लीमेंट करती है। जैसे केंद्र सरकार, जो कानून लोकसभा से बनेंगे उनको लागू कौन करवाएगा? केंद्र सरकार करवाती है। राज्यों में राज्य सरकारें करवाती हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर गवर्नर, प्रशासक करवाते हैं। तो वो हमारे कार्यपालिका में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और ये दोनों अपना काम सही से कर रहे हैं। कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो संविधान के खिलाफ है, ये कुछ ऐसा तो नहीं कर रही है कार्यपालिका जो संविधान के खिलाफ है। वो देखना काम है न्यायपालिका का। तो तीनों यहां पर हमारे 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का पृथकीकरण के यहां पर ये पिलर्स हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है। न्यायपालिका का काम है केवल संविधान का पालन हो रहा है, संविधान का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा, उसको देखना। इसका काम है कानूनों को बनवाना, और इसका काम है कानूनों को फॉलो करवाना। ठीक है। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन शक्तियों के पृथकीकरण का भाग नहीं है? तो आप कहेंगे 3 ही भाग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आपने कई बार सुना होगा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो पहले 3 स्तंभ कौन है? वो यही तीनों हैं। ठीक है। और चौथा स्तंभ किसको माना जाता है? मीडिया को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यहां पर हमने किस देश के संविधान से किन चीजों को लिया है?
उनको देखते हैं। बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में कवर करते हुए चलेंगे और एक एक चीज को मैं कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में बताने की, ताकि आपको चीजें याद रहें। सबसे पहले आता है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है और अमेरिका के संविधान से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। तो उपराष्ट्रपति का पद और मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स हैं, ताकि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आप कवर कर पाएं। मौलिक अधिकारों की संख्या अभी कितनी है? 6 है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकार 7 थे। एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो पहले मौलिक अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया और उसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। शुरुआत में कितने थे? 7। ठीक है। दूसरा है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है। जो सिंगल सिटीजनशिप है ये हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। जैसे अमेरिका में चलता है, अमेरिका का जो सिस्टम है वहां भी एक केंद्र सरकार हो गई और राज्यों की सरकारें होती हैं। उनका भी राज्यों का संघ है, हमारा भी राज्यों का संघ है। अंतर क्या है? अमेरिका में आपको राज्य की अलग नागरिकता लेनी होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है। ठीक है। भारत में क्या है? एक ही नागरिकता है, देश की नागरिकता। तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, भारत में एकल नागरिकता है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को लिया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जिनको हिंदी में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बोला जाता है, यानी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत बोला जाता है। इनको हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है। रूस से हमने क्या लिया है? रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से हैं, मौलिक कर्तव्य रशिया से हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और कर्तव्य हमारे 11 हैं। शुरुआत में मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का भाग नहीं थे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और उसके माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाता है। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा से संबंधित। तो वर्तमान में कितनी है? 11। शुरुआत में कितने थे? 10। ठीक है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया है। जो हम हमारे संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, जो संशोधन करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है कि संविधान में संशोधन किस तरीके से होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को लिया है, जिसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। जैसा आप जानते हैं हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में एक अनुसूची है अनुसूची नंबर 7। इस अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। एक है हमारी केंद्र सूची, एक है हमारी राज्य सूची और एक है हमारी समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य के विषयों पर राज्य सरकार। जो समवर्ती सूची है इस पर कानून दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। ये जो शुरुआती 2 सूचियां हैं, केंद्र और राज्य, ये हमने कनाडा के संविधान से ली है, जबकि जो समवर्ती सूची है ये वाली, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनको लेकर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आर्मी का जो चीफ कमांडर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं, तो इनको लेकर ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन बन जाए। द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। इनका क्रम कौन सा है? ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15वें नंबर पे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर कौन होता है इंडियन फोर्सेस का? वो होते हैं राष्ट्रपति, वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है। योग्यता क्या होती है राष्ट्रपति बनने की? 3 इंपॉर्टेंट योग्यता होती है। पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी योग्यता है कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और तीसरी योग्यता है लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर हो ये जरूरी नहीं है, मेंबर होने लायक हो ये जरूरी है। ठीक है। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, वो इनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है। और अपना इस्तीफा ये किसको देते हैं? अपना रेजिग्नेशन ये देते हैं उपराष्ट्रपति को।
तो ये राष्ट्रपति को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी। वर्तमान में कौन है, किस नंबर की है, क्या क्या योग्यताएं हैं, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना है और अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यहां पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है? जैसा आप जानते हैं भारत में राष्ट्रपति की उतनी पावर्स नहीं होती है जितनी अमेरिका में होती हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्रिपरिषद की। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कौन काम करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, 70 वाला भी बन सकता है, 90 वाला भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, बस 35 के ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा संसद के बारे में यहां पर दिया गया है। देखिए, जो इंडियन पार्लियामेंट है जिसे हम विधायिका के अंतर्गत देखते हैं, इसके कितने पार्ट हैं? क्वेश्चन पेपर में आया है। विधायिका के बेसिकली हमारे 3 पार्ट हैं, एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। 2 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। आपको पूछेगा भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तब आप कहेंगे 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर आपसे पूछेगा भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तब आप कहेंगे 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। राष्ट्रपति भी संसद का एक पार्ट माना जाता है। तो संसद के अंग पूछेगा तो 3 है, सदन पूछेगा तो 2 है। ठीक है। इनमें जो लोकसभा है इसे निम्न सदन कहा जाता है और जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है। इसको भी आपने ध्यान रखना। अभी हम आगे इसी वीडियो में इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट है, राज्य सरकार में एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमएलए के बारे में आपने बताना है, एमएलए क्या होता है। देखिए, जो राज्यों की विधानसभा होती है उसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो इसका सदस्य होता है उसे कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए का पूरा नाम क्या हो गया? विधानसभा का सदस्य, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। जो राज्यों में विधान परिषद होती है, हर राज्य में नहीं है विधान परिषद। भारत में 6 राज्यों में 2 सदन है, उनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा को तो लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, इसके मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, यानी एमएलए कहते हैं। एक है हमारी विधान परिषद, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं और इसके मेंबर को क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एमएलसी। जो संसद है, संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है। दोनों सदनों को अगर हम मिलाकर बोले उसे कहते हैं पार्लियामेंट। जो इनका सदस्य होगा उसको क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहा जाता है उनको। ठीक है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? वो होता है राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन को एक और फैक्ट यहां पर याद करना, अगर सिर्फ कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछे तो आप राष्ट्रपति पर टिक करेंगे, या कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष पूछे तो भी आप राष्ट्रपति पर टिक करेंगे। लेकिन अगर वो इस प्रश्न में वास्तविक जोड़ देता है तब आपने प्रधानमंत्री पर टिक करना है। ठीक है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है और वास्तविक अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो देखिए, संविधान का अंतिम व्याख्याकार यानी कि मान लीजिए किसी चीज को लेकर, किसी विषय में या किसी कानून को लेकर के कुछ विवाद हो जाता है। अब उसको डिफाइन कौन करेगा कि संविधान में इसके लिए क्या कहा गया है? हर चीज के 2 मतलब निकलते हैं। अंतिम व्याख्याकार किसको माना जाता है कि अंतिम फैसला इसी का होगा, यही जो बताएगा कि यह कानून है वही माना जाएगा। यह कहा गया है न्यायपालिका। तो भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है। न्यायपालिका तो है लेकिन कौन सा वाला? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना। ये भी आर्मी के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। जैसा मैंने आपको कहा, आपको टू द पॉइंट नोट्स के साथ फैक्ट भी देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में आपको पिछले वर्ष के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको कवर कर लेते हैं। पहले लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और 18वीं लोकसभा के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। संसद का निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को, जैसा हमने अभी ऊपर देखा। अधिकतम कितनी सीटें हैं लोकसभा में? मैक्सिमम 550 सीटें हैं।
लेकिन वर्तमान में कितनी है? चुनाव कितनी सीटों पर होता है? चुनाव 543 सीटों पर होता है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? 550। वर्तमान में कितनी है? 543। कितना कार्यकाल होता है लोकसभा का? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है? 25 वर्ष। ठीक है। वही बात राज्यसभा की करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, कभी भी इसको भंग नहीं किया जाता। वर्तमान में इसके जो सभापति हैं वो है जगदीप धनखड़। जो राज्यसभा का सभापति होता है वही देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं, वही राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा को सदन का उच्च सदन कहते हैं, संसद का उच्च सदन इसे कहा जाता है। मैक्सिमम संख्या कितनी है राज्यसभा में? मैक्सिमम है 250। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इसे 245 करना। ठीक है। राज्यसभा जैसे मैंने आपको कहा एक परमानेंट सदन है, स्थायी सदन है। 5 साल के बाद तो लोकसभा भंग हो जाती है, फिर चुनाव होते हैं, फिर सारे सदस्य चुन कर आते हैं। लोकसभा से अलग है राज्यसभा, ये लगातार चलती रहती है। राज्यसभा के हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। और फिर उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो हर 2 साल में ये प्रोसेस चलती रहती है, 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। अगला है राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं? देखिए आया था क्वेश्चन, कितनी सीटें हैं? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये कर सकता है 12 सदस्य। देखिए 245 है राज्यसभा में, इन 245 में से जो चुनाव होते हैं वो 233 के लिए होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से 12 लोगों को मनोनीत कर रहा है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है। जब पहली बार लोकसभा गठित हुई थी 1952 में तो ये उसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। ये भी आपसे आर्मी में पूछा गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, वो भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। यह भी आर्मी में आया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो कितनी एज तक आप बन सकते हैं? आप बन सकते हैं 65 की आयु तक। जैसे ही आपकी उम्र 65 हो जाएगी आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ जिनको कहा जाता है। ठीक है। सभी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी साथ साथ में देख रहे हैं। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं टोटल? तो वर्तमान में भारत में टोटल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। न्यायाधीश सहित जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी 33 नॉर्मल जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस हैं, यानी टोटल 34 जजेस वर्तमान में हैं। ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? ये थे हीरालाल जेकानिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जेकानिया। वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली, चीफ जस्टिस नहीं, आज तक भारत में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की। पहली जज बनने वाली जो महिला थी वो थी फातिमा बीबी। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब फिर वही आ गया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे मैंने आपको कहा, हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, नॉर्मल जज हो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह भी आपसे पूछा गया था। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है।
भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च विधि अधिकारी भी महान्यायवादी को माना जाता है। ठीक है, यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है ये एक तरीके से। तो सबसे बड़ा वकील है तो सर्वोच्च विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी भी यही हो जाएगा और पहला कानूनी अधिकारी भी ये हो जाएगा भारत सरकार का। ठीक है, अटॉर्नी जनरल पेपर में आया है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो सरकार के वकील की नियुक्ति कौन करेगा? उसी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल, इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? ये है आर वेंकट रमणी। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, सेंटर स्टेज पर कौन है? अटॉर्नी जनरल, और राज्यों में कौन होता है? एडवोकेट जनरल। दोनों को शॉर्ट में एजी लिखा जाता है। केंद्र सरकार का जो वकील है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, वो है अटॉर्नी जनरल, और जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है वो है एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? जैसे केंद्र में कार्यपालिका शक्ति किसमें थी? राष्ट्रपति में। वैसे ही राज्य में कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। और वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? अगर हम राज्यों में बात करें तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है, राज्य के कार्यभार को कौन संभालता है? यह भी राज्यपाल संभालता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष वही है, सेम जैसा सेंटर में है, बस अगर वास्तविक लगाकर पूछेगा तो आप मुख्यमंत्री को टिक करेंगे राज्यों में। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, हमारे संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं है। नॉर्मली ये 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बने रहते हैं और इनको हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति जब तक चाहे ये अपने पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति जब इनको हटाना चाहे हटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए अगर आपको राज्यपाल बनना है? देखिए, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको राज्यपाल बनना है, राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तब आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसको ध्यान रखना। भारत में सर्वप्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो भारत के संविधान में अभी तक 100 से ज्यादा संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। कहां से ली थी हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया? कमेंट बॉक्स में आपने करना है। शुरुआत में हमने देखा था। तो 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन हमने 1951 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा के 21वें संशोधन में कौन से अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, 21वां संवैधानिक संशोधन की अगर हम बात करते हैं, 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में किया गया था और इसके माध्यम से जो सिंधी भाषा है इसे 8वीं अनुसूची में यानी भारत की मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा इसको दिया गया था। तो 1967 में दिया गया था सिंधी को। किसके तहत? 21वें संशोधन के तहत। किससे संबंधित हो जाएगा? भाषाओं से संबंधित हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? मान्यता प्राप्त भाषाएं तो 22 हैं। शास्त्रीय भाषाओं की अगर हम बात करें, क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है भारत में? यह है आपकी 6। ठीक है, कौन कौन सी ये 6 लैंग्वेजेस हैं? एक है हमारी तमिल भाषा, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर आती है संस्कृत, 2005 में इसको ये दर्जा मिला। उसके बाद 2008 में कन्नड़ और तेलुगु दोनों को 2008 में दिया गया। फिर आती है मलयालम, जिसे 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला और फिर 2014 में उड़िया भाषा को मिला। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो आर्टिकल 17 है किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, यानी छुआछूत पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 17। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री किस राज्य से थे? तो किस राज्य से ये चुनकर आते थे? ये हमारे उत्तर प्रदेश से आते थे। आर्मी जीडी में पूछा गया था, इसको ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करी गई थी? देखिए, भारत में पहले वोट देने की जो उम्र थी वो थी 21 वर्ष, यानी आप जब 21 वर्ष के होंगे तो ही वोट दे पाएंगे। इसको 21 से घटाकर 18 किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो हमारा 61वां संवैधानिक संशोधन था ये होता है 1989 में, और इसके माध्यम से
वोट देने की उम्र को 18 वर्ष किया गया था, पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया था? जैसे मैंने आपको कहा, संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, इसको हटाया गया था 44वें संशोधन के तहत, जो कि 1978 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? वही क्वेश्चन है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मत अधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 करी गई? अभी हमने देखा था 61वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1989 को। अगला है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था? तो मौलिक अधिकार इसको कब बनाया गया था? मौलिक कर्तव्य बेसिकली इसको बनाया गया था 86वें संशोधन के तहत। जैसा मैंने कहा था ना कि शुरुआत में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था सन 2002 में। इसके माध्यम से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करी गई थी। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हमारा जो क्रैश कोर्स है उसकी 8वीं क्लास को कवर किया। भारतीय संविधान से पूछे गए और पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से आपका जो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका कंटेंट है उसको हमने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।